दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार की जवान लड़की शाम को ड्यूटी करके अपने घर आ रही थी, लेकिन रास्ते से अचानक कहीं वो गायब हो जाती है। जब काफी देर के बाद भी वो अपने घर पे नहीं पहुंचती है तो उसके परिवार वालों को चिंता सताने लगती है। उसे जहां तहां ढूंढते हैं, जहां तहां तलाश करते हैं और इसी तरीके से दोस्तों लगभग 3 सप्ताह का वक्त गुजरता है, लेकिन इसके बाद भी उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। और आखिरकार 22 दिन बाद दोस्तों एक ऐसी घटना की खुलासा होती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़ा हो गए। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के भी इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर और इसी जिला में एक थाना लगता है गोला। गोला थाने के अंतर्गत ही एक गांव है विष्णुपुर और इसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था जयप्रकाश। जयप्रकाश जिसकी उम्र थी 55 साल और पेशे से वो ठेले पे सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसी सब्जी बेच करके जो पैसा आता था उसी पैसा से अपना घर परिवार चला रहा था। उसके परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसका 2 बेटी थी, क्योंकि उसके पत्नी का बहुत पहले किसी कारण से मौत हो चुकी थी। दोस्तों उसकी जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम राधा था और उसकी शादी हो चुकी थी, और जो छोटी वाली थी उसका नाम प्रिया था और प्रिया तकरीबन अभी 22 साल की थी। और गोरखपुर में वो एक रिश्तेदार यहाँ रहती थी और वहीं से एक मॉल में जॉब किया करती थी। वो अपने गाँव में कभी कभार ही आया करती थी, अपने पिता से मिलती थी और फिर वापस वो गोरखपुर चली जाया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों उसे घर परिवार का जिंदगी चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो प्रिया होती है शाम को ड्यूटी करके गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में से अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि मैं आज घर पे आ रही हूं। उसका पिता था उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर के बाद भी जब प्रिया घर पे नहीं पहुंचती है तो उसका पिताजी उस पर फोन लगाते हैं, लेकिन दोस्तों उसका फोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो प्रिया के पिताजी होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उसे इस बात की चिंता सताने लगती है कि आखिर उसका फोन क्यों बंद है। वो बार बार फोन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब उसका फोन नहीं लगता है तो उसके जो पिताजी होते हैं अपने उस रिश्तेदार को फोन करते हैं जिसके यहाँ प्रिया रहती थी। फिर उसका रिश्तेदार कहते हैं कि यहाँ से तो प्रिया कब का अपने घर के लिए निकल चुकी है। अब जो उसके पिताजी होते हैं वो और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की को कहाँ ढूंढा जाए। वो अपने तरीके से जहां तहां पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी तरीके से दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुबह भी वो लड़की अपने घर पे नहीं पहुंचती है और नहीं उसका फोन ऑन होता है। अब जो उसका पिताजी होते हैं उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की को कहां ढूंढा जाए। फिर उसका जो शक था उसका अपने ही दामाद सुनील पे चला जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रिया थी अक्सर अपने जीजा सुनील से बातचीत किया करती थी। अब जो प्रिया के पिताजी होते हैं अपने दामाद सुनील को फोन लगाते हैं और उससे प्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं। उससे कहते हैं कि सच सच बता दो कि प्रिया कहां पे है। अब जैसे इस बात को उसका दामाद सुनील सुनते हैं कि प्रिया कहीं गायब हो गई है तो भी एकदम से परेशान हो उठता है। वो अपने ससुर को लाख समझाने का कोशिश करता है कि मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं कि आखिर प्रिया कहां है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसका ससुर जो जयप्रकाश होता है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जबरदस्ती अपने दामाद पे ही शक कर रहा था। और इसके बाद दोस्तों जो जयप्रकाश होता है अपने बड़ी वाली बेटी राधा को फोन लगाते हैं और राधा को कहते हैं कि चुपचाप अपने पति को समझा दो और जहां भी मेरी छोटी वाली बेटी है उससे कहो सही सलामत मेरे घर पे पहुंचा देंगे, नहीं तो मैं थाने में जा रहा हूं और तुम्हारे पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगा। अब जैसे इस बात को राधा सुनती है वो एकदम से भी डर जाती है। वो सोचती है कि उसका पिता थाने में जाएंगे, उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर वो अपने पति को वो भी दबाव देने लगती है। अपने पति से दबाव दे के पूछती है कि आखिर आप बता दीजिए कि मेरी छोटी वाली बहन कहाँ है। लेकिन दोस्तों उसका जो पति सुनील होता है अपने पत्नी के सर पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं सच सच बता रहा हूँ, वाकई में मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम
तुम प्लीज अपने पिता को समझा दो कि मेरे पर कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे, नहीं तो पुलिस बेवजह मुझे परेशान करेंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो प्रिया के पिता जयप्रकाश होते हैं न तो थाने में जाते हैं और न ही इसके बारे में पुलिस वाले को कुछ बताते हैं। उसका एक पड़ोसी होता है, वो भी जब प्रिया के बारे में पूछता है तो कहता है कि प्रिया गोरखपुर में है, अपने रिश्तेदार के यहाँ है। और इसके बाद दोस्तों वो जहां तहां प्रिया को ढूंढने लगते हैं, जहां तहां उसके बारे में पता लगाने लगते हैं। इधर जो उसका बेटी होती है, उसके जो दामाद होते हैं, वो भी दोनों प्रिया के पिता के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशान थे। वो दोनों भी जहां तहां प्रिया के बारे में पता लगा रहे थे और इसी तरीके से दोस्तों लगभग 3 सप्ताह का वक्त गुजरता है, लेकिन इसके बाद भी प्रिया का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और आखिरकार 22 दिन बाद दोस्तों जो प्रिया के पिता जयप्रकाश होते हैं सुबह सुबह अपने बड़ी वाली बेटी राधा को फोन लगाते हैं और उससे रोते हुए कहता है कि दरअसल प्रिया गायब नहीं हुई है, मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही इस बात को राधा सुनती है एकदम से हड़बड़ा जाती है, अपने पिता को कहती है लेकिन आपने उसका कत्ल क्यों किया। इस पर जो जयप्रकाश होता है अपनी बड़ी वाली बेटी से कहता है कि दरअसल जो प्रिया थी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, मैंने उसे बहुत समझाने का कोशिश किया लेकिन मेरे लाख समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे ऐसी कदम उठानी पड़ी, मुझे उसका कत्ल करना पड़ा। अब जब इस तरीके की बात राधा अपने पिता के मुंह से सुनती है तो एकदम से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इसके बाद उसका जो पति सुनील होता है अपने पति को सारी बात बता देती है। फिर जो उसका पति सुनील होता है जब वो भी सुनता है कि उसका ही ससुर ने उसके साले का कत्ल किया है तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। और इसके बाद उसी का एक दोस्त होता है विनोद, उसे वो फोन लगाता है और विनोद को सारी सच्चाई बता देता है और साथ साथ विनोद से भी पूछता है कि इसके आगे मैं अब क्या करूं। अब जो उसका दोस्त विनोद होता है सुनील से कहता है कि हत्या का मामला है कि चुपचाप तुम थाने में चले जाओ और थाने में जाकर पुलिस को सारी बात बता दो, नहीं तो अगर पुलिस वाले को पता चल गया कि तुम्हारा पूरा परिवार इस कत्ल के बारे में जानता है तो तुम लोग बेवजह फंस जाओगे। अब इसके बाद सुनील जो होता है अपने दोस्त को बात मान लेता है और सीधा वो थाने में चला जाता है और थाने में जाकर के जितना भी उसको पता चला था वो सारी बात को पुलिस वाले को बता देता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं जैसे इस घटना के बारे में सुनते हैं एक टीम बनाते हैं और उस टीम के साथ जयप्रकाश के गांव में चले जाते हैं और वहां से जयप्रकाश को हिरासत में लेते हैं, उसे थाने में लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब उससे अच्छे तरीका से पूछताछ करता है फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म से नीचे झुक गया। दरअसल दोस्तों इस कहानी का शुरुआत तब होती है जब जयप्रकाश के पत्नी का देहांत हो गया था। उस समय जो उसकी बेटी थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 साल की थी। दोस्तों उसके बाद से जयप्रकाश जो होता है अपने दोनों बेटी का बड़े ही मुश्किल से परवरिश करने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जो बड़ी वाली बेटी राधा होती है वो जवानी के दहलीज पर कदम रखती है। और इसके बाद दोस्तों उसका पिता जयप्रकाश होता है अपने बड़ी वाली बेटी के शादी करने के लिए लड़का का तलाश करने लगते हैं और आखिरकार उसके पास के गांव में एक लड़का का पता चलता है जिसका नाम सुनील होता है। सुनील को जयप्रकाश देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी जो बड़ी वाली बेटी राधा होती है उससे उसका शादी करवा देते हैं। राधा अपने ससुराल चली जाती है और इसके बाद जयप्रकाश के घर में सिर्फ जयप्रकाश और उसकी छोटी वाली बेटी प्रिया बच जाती है। उस वक्त जो प्रिया थी वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और धीरे धीरे दोस्तों इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही प्रिया इंटर कर जाती है वो भी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और एक दिन जब वो बाथरूम में नहा रही थी कि उसी समय उसका पिता जयप्रकाश आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है उसी समय प्रिया बाथरूम से बाहर निकल रही होती है। उस समय जो प्रिया थी उसका पूरा कपड़ा गीला था और पूरा कपड़ा गीला होने की वजह से उसका शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस हाल में जब अपने बेटी को जयप्रकाश देखता है तो उसको अपने पत्नी का याद आने लगता है और कहीं ना कहीं जयप्रकाश का नियत खराब होने लगता है। वो अपने ही बेटी के प्रति गलत सोचने लगता है। उस समय तो कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में शैतान हावी होने लगता है। वो अपने ही बेटी का इज्जत लूटने का प्लान करने लगता है और इसके बाद से दोस्तों मौका का तलाश करने लगता है और आखिरकार जैसे ही लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजरता है एक दिन जो उसकी बेटी होती है शाम को खाना पीना खाती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो गहरी नींद में जाती है उसका जो पिता होते हैं अपने बेटी के कमरे में जाता है और प्रिया के साथ
साथ छेड़छाड़ करने लगता है। प्रिया इसका विरोध करती है, लेकिन उसका जो पिता होते हैं उसका मुंह दबा देता है और जबरदस्ती उसके साथ वो सारी कांड करता है जो एक पिता को कभी भी अपने बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उसकी जो बेटी होती है वो चिल्लाने का लाख कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती है और उसका पिता होता है उसे छोड़ता नहीं है, उसके साथ वो सारी कांड कर लेता है। और इसके बाद अपने बेटी को वो धमकी देता है कि अगर तुम्हें बात किसी को बताती हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अब जो उसकी बेटी होती है डर के मारे, शर्म के मारे ये बात किसी को नहीं बताती है, और जब किसी को नहीं बताती है तो उसका पिता जयप्रकाश होता है उसका मनोबल और बढ़ जाता है। और इसके बाद से वो जब भी उसे मन करता था अपने घर में वो प्रिया के साथ अपना हवस पूरी कर लेता था। इसी तरीके से जिंदगी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो प्रिया होती है इस सारे चीजों से तंग आ गई थी और एक दिन वो अपना घर छोड़ने का मन बना लेती है। और उसका एक रिश्तेदार होता है गोरखपुर, वो गोरखपुर चली जाती है, अपने रिश्तेदार के घर पे रहने लगती है और वहीं से एक मॉल में काम करने लगती है। लेकिन थी तो आखिर बेटी ही, उसके अपने पिता का कभी कभी याद आने लगता था। वो सोचती थी कि मेरे आने के बाद पता नहीं पिताजी किस हाल में होंगे, और यही सोच करके बीच बीच में वो गोरखपुर से अपने घर चली आती थी, अपने पिता से मिल लिया करती थी। लेकिन जब भी वो घर पे आती थी उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती वही सब काम करते थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस सारी दर्द तकलीफ को लड़की झेल रही थी, लेकिन इस बात को किसी को नहीं बताती थी। वो अपने दीदी और जीजा से बात भी करती थी, वो कभी कभी उसका मन भी करता था कि बता दे, लेकिन लोक लाज के डर से चाह कर भी इस बात की जानकारी न तो दीदी को बता पाई और न ही जीजा को बता पाई। इसी तरीके से दोस्तों वक्त बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो लड़की प्रिया होती है शाम को ड्यूटी करने के बाद गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में से ही अपने पिता जयप्रकाश को फोन करती है कि आज मैं घर पे आ रही हूँ। अब जैसे इस बात को उसका पिता जयप्रकाश सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उस समय वो मार्केट में सब्जी बेच रहा था, वो प्रिया के आने से पहले ही घर पे चला जाता है और प्रिया का इंतजार करने लगता है। अब धीरे धीरे लगभग 8 बजता है और जो प्रिया होती है घर पे पहुँचती है। और इसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है खाना पीना बनाती है और इसके बाद प्रिया और उसके जो पिता जयप्रकाश होता है एक साथ दोनों खाना पीना खाते हैं। और इसके बाद जो प्रिया होती है अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद उसका पिता जयप्रकाश होता है अपने बेटी प्रिया के कमरे में जाता है और प्रिया के साथ उस दिन भी वो सारी चीजें करना चाह रहा था। लेकिन इस दिन प्रिया थी अपने पिता को सारी चीजें करने के लिए मना कर रही थी। लेकिन प्रिया का लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसका जो पिता होता है उसके ऊपर इस तरह से शैतान हावी हो चुका था कि वो मानने के लिए तैयार नहीं था। प्रिया लगातार उसे मना कर रही थी और धीरे धीरे जयप्रकाश था उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में प्रिया को गला दबा देता है और जब तक गला दबा कर रखता है जब तक कि प्रिया की मौत नहीं हो जाए उस दुनिया को छोड़कर नहीं चला जाए। और इसके बाद भी दोस्तों जो जयप्रकाश होता है प्रिया को छोड़ता नहीं है बल्कि प्रिया के डेड बॉडी के साथ भी वो संबंध बनाता है। और इसके बाद जब उसे होश आता है कि मैंने क्या कर दिया तो उसे जेल जाने की चिंता सताने लगती है। वो एक कमरे में जाता है और वहां से तेज धार वाला एक हथियार लेकर आता है और उस हथियार से प्रिया का सर को धड़ से अलग कर देता है। और इसके बाद दोस्तों वो 3 बोरियां लेकर आता है, एक बोरी में उसका सर पैक करता है और दूसरा बोरी में उसका धड़ पैक करता है और जो तीसरा बोरी होता है उसमें प्रिया का जो कपड़ा होता है उस कपड़ा से नीचे गिरा हुआ खून को साफ करता है और तीसरे बोरी में उसके कपड़ा को पैक करता है। और इसके बाद तीनों बोरी को वो ठेला पर लोड करता है और रात को 2 बजे उस ठेला से लेकर के उसका जो सर होता है उसे खेत में दफन कर देता है और उसका जो धड़ होता है उसे एक नाले में जाकर फेंक देता है। उसी नाले के पास उसका कपड़ा भी फेंक देता है और इसके बाद वो वापस अपने घर पे आ जाता है, नहाता है, धोता है और बड़े आराम से सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो अपने दामाद सुनील को फोन करता है, उससे प्रिया के बारे में पूछताछ करता है और उससे कहता है कि सच सच बता दो कि प्रिया कहाँ पे है। दोस्तों झूठ मूठ का प्रिया को ढूंढने का नाटक करने लगता है और इसी तरीके से दोस्तों लगभग 3 सप्ताह का वक्त गुजरता है। लेकिन आखिरकार 22 दिन बाद दोस्तों इस पूरे घटना का खुलासा हो जाती है और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जयप्रकाश की निशानदेही पे ही प्रिया का जो सर होता है उसे भी बरामद करता है जो कि अब कंकाल बन चुका था। उसका धड़ था उसे भी नाले से निकालता है, उसका भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी पूरे तरीके से
सड़ चुका था। चूंकि जयप्रकाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस वाले इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत पूरे मामला दर्ज करते हैं और जयप्रकाश के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटना पर ऐसे ऐसे दरिंदों लोग के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।